नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। हरिद्वार में हो रहे कुंभ का करेंगे पंचनामा। हरिद्वार में 11 मार्च से कुंभ की शुरुआत होने वाली है, यानी 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस बार कुंभ का मेला कोरोना की वजह से 3.5 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 48 दिनों तक चलेगा। और कोरोना के चलते इस महामेले की तैयारियों में भी देरी हुई है, जिससे संत समाज बेहद नाराज है। नाराजगी ऐसी कि सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निशाने पर आ चुके हैं। हरिद्वार में कुंभ के लिए हो रही तैयारियों में दिख रही कमी और उस पर हो रही शिकायत क्या है, ये सब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला है। गंगा के घाट पर लोगों का जमावड़ा बता रहा है कि बस कुछ दिनों बाद यहाँ हिंदुओं का सबसे भव्य मेला लगने वाला है। शहर में सड़क किनारे की दीवारों पर रंग बिरंगी आकृतियां बन रही हैं। कल कल बहता गंगा का पानी, हर की पैड़ी का सुंदर नजारा और ईश्वर में लीन श्रद्धालु। ये सब कुछ दिख रहा है हरिद्वार में और अगले 2 महीने में उम्मीद है ये नजारा और भव्य और दिव्य होगा। पावन नदी गंगा में आस्था और मोक्ष की डुबकी लगाने लाखों करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत हरिद्वार के घाट पर जुटेंगे। उस अथाह भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा का भी तगड़ा इंतजाम होगा, तो श्रद्धालुओं की भीड़ को कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी काम चल रहा है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हरिद्वार पहुंचे हैं। सीएम रावत 2 दिनों तक हरिद्वार में ही रहेंगे, कुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे और अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। क्योंकि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री से नाराज है। वजह है हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए आधे अधूरे काम। संतों को आशंका है कि कुंभ के आयोजन में इस बार दिक्कतें आ सकती हैं। कुंभ मेला ना तो होटल में होगा, न कमरों में होगा। अरे होटल में मेला होगा? आप पूरी व्यवस्था करिए। आज भी कह रहा हूँ, अधिकारी दिल से चाह ले तो पूरी टीम तैयार करके, मेला को अभी भी समय है। पाइप लाइन डालना कोई बड़ी बात नहीं है, समतली करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजली खंभा खड़ा करनी कोई बात नहीं है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे आप ये जो जेसीबी देख रहे हैं, यहां पर जो कुंभ के अस्थायी निर्माण होता है वो काम शुरू हो रहा है। और आप देखिए अभी ज़मीन समतलीकरण का काम चल रहा है, यानी कि मार्च में जो मेला शुरू होना है और जनवरी महीने में अभी फिलहाल ज़मीन समतलीकरण का काम चल रहा है। दरअसल कोरोना की वजह से भी कुंभ के तैयारियों के काम में देरी हुई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काम शुरू नहीं हो पाया। नतीजा तैयारियों की रफ्तार पर असर पड़ा। कुंभ में जिस जगह साधु संतों के टेंट लगने हैं, चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी के सामने की उस खाली जगह पर अब तक कोई तैयारी नहीं दिख रही। सिर्फ बिजली के खंभे लगे हैं, न बिजली के तार लग पाए हैं, न ट्रांसफार्मर, न शौचालय और न टेंट। इसी वजह से साधु संत सरकार की तैयारियों से खफा हैं। मेले के लिए हो रही पूरी तैयारी की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी से हमने बात की। काम में देरी पर उनका जवाब सुनिए। देखिए, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हमारे इसमें सम्मानित जो हमारे अखाड़े हैं वो इसमें हैं। हमारा लगातार वार्तालाप आप लोगों से रोज रहता है, आपके प्रतिनिधियों से हम रोज मिलते रहते हैं। इसमें जो मेजर आपकी डिमांड्स होती हैं वो एक तो ये होती हैं कि जो हमारी जो पेशवाइयाँ निकलती हैं, पेशवाइयों के रूट्स में जो फैसिलिटीज देनी है वो होती है। शाही स्नान के दिन जो इंतजाम होने हैं वो होते हैं। धर्म ध्वजा लगती है, इसमें भी हमारा काफी मेजर रोल रहता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक साथ फिक्स हो जाए।
और इस बार कोविड की वजह से चीज़ें डायनेमिक भी हैं, लेकिन हमारा जो प्लान है जो फाइनली बनेगा बहुत फुल प्रूफ होगा और हमारे साधु संतों का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। लेकिन इन तमाम दलीलों के बीच अखाड़ा परिषद उत्तराखंड सरकार को यूपी की योगी सरकार से सीख लेने की नसीहत दे रहा है। हरिद्वार की तैयारियों की तुलना 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ मेले से हो रही है। सीधे सीधे सीएम रावत के शासन की शैली पर सवाल। शासन चलता है कठोरता से, शासन लप्पू चप्पू से चलता है। शासन में कठोरता बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में ऐसे चल रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार में लचीलापन है और लचीलेपन से ही कुंभ मेले का काम विलंब हो रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच शहर के सौंदर्यीकरण से लेकर घाटों के निर्माण का काम भी जारी है। गंगा घाट की सीढ़ियों पर पत्थर लग चुके हैं, आसपास साफ सफाई का काम हो रहा है। नदी पर थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थायी और अस्थायी पुल बन चुके हैं। सबको भगवा रंग में रंग दिया गया है। कोरोना के चलते इस बार का कुंभ मेला थोड़ा छोटा होने वाला है। कुंभ मेले से पहले सरकार और साधु संतों के बीच नाराजगी की क्या वजह है, ये वजह तो हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। मेरे सहयोगी रणबीर भी आपको फ्रेम में दिख रहे हैं। रणबीर, अर्ध कुंभ जब प्रयागराज में हुआ था तो यही साधु संत योगी आदित्यनाथ से बेहद खुश होकर निकले थे, लेकिन अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तैयारियां वहां जमीन पर? देखिए, 2019 का जो अर्धकुंभ था, जिसको योगी सरकार ने कुंभ का नाम दिया था, उसकी जो तैयारियां थी वो अद्भुत थी। मैं खुद वहां मौजूद था, 40 दिन तक मैंने वहां पे पूरे कुंभ को देखा था। लेकिन इस बार जब हरिद्वार पहुंचा तो हरिद्वार में जो तैयारी दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से डिले तो हुआ है, लेकिन अब जब कोरोना का संकट काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, ऐसे में सरकार को पूरी तरीके से लगना होगा, क्योंकि ये महाकुंभ है और ये महाकुंभ हरिद्वार में हो रहा है। प्रयागराज में बहुत खुली हुई ज़मीन है, हरिद्वार में थोड़ा सा सब स्कैटर्ड है, तो ऐसे में सरकार को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। मेरे साथ बहुत सारे साधु संत हैं, इनका भी यही कहना है कि अगर सरकार चाहेगी तो कुंभ बहुत भव्य हो सकता है, लेकिन सरकार जिस तरीके से अभी चल रही है, गाइडलाइंस नहीं आई हैं, एसओपी नहीं पता चली है, नोटिफिकेशन कुंभ का जो है वो जारी नहीं हुआ है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ढिलाई है वो दिखाई दे रही है। कल मकर संक्रांति का स्नान है, संक्रांति के स्नान को लेकर भी जो तैयारी है, उस तैयारी को लेकर भी संत कहीं ना कहीं इस आशंका में है कि कहीं जो मार्च में 11 मार्च से महाशिवरात्रि के दिन से कुंभ शुरू होने वाला है, उस कुंभ में अगर इस तरह की ढिलाई हुई तो 12 साल तक इंतजार करने के बाद जो महाकुंभ होगा, उस महाकुंभ में कहीं संतों को निराशा ना हो। और यही वजह है कि सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश संत समाज की तरफ से की जा रही है। तो हम इन लोगों से बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल, आप हरिद्वार में हैं, आपको कैसा लग रहा है कि इस बार की कुंभ की तैयारी सरकार की तरफ से कैसी है? देखिए, सरकार के जो रवैया है ना इस मामले में, सरकार की जो ढुलमुल नीति के कारण ये कुंभ थोड़ा सा जो लग रहा है, जो तैयारियां हो रही है उसमें विलंब हो रहा है। और सरकार को चाहिए, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, आपके जो मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, वो हरिद्वार के हैं, कई कुंभ देखे उन्होंने भी। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि अब जो चलो कोरोना के कारण जो टाइम गया चला गया, 1 जनवरी से जो कुंभ का हमारा 15 जनवरी से मकर संक्रांति से कुंभ जैसे पहले कुंभों में हो जाता था, वो भी नहीं हुआ। लेकिन आगे की तैयारी तो सरकार करे। अधिकारियों के हाथ बंधे पड़े हुए हैं, अधिकारियों से पूछो महाराज हमारा ये नहीं हुआ है। सरकार अगर निर्देश देती है, सरकार इस तरह का कहती है कि कुंभ भव्य और दिव्य होगा और उसी स्तर से होगा जिस तरह योगी ने किया था। अरे योगी बीजेपी के मुख्यमंत्री है, यहाँ भी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हाथ बांधे खड़े पड़े हुए। बांधे खड़े, आपको भी लग रहा है हाथ बांधे खड़े हुए हैं? और योगी जी का जो कुंभ था, आप गए होंगे, उस कुंभ से और इस कुंभ की अगर तुलना की जाए तो तैयारियां अभी तक आपको कैसी लगी? बिल्कुल, हम लोगों ने कुंभ किया था, वहाँ का इलाहाबाद का कुंभ का नारा था दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ। मगर यहाँ बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर जो है हाथ बंधे हुए हैं अधिकारियों के। सरकार ऊपर से गाइडलाइन जारी करे, और गाइडलाइन जारी करे तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। अभी जो है क्या नाम है, हमारे महाराज श्री कह रहे हैं जैसा, वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। सरकार अपने जो है क्या नाम है बिल्कुल सही समय पे जो है चाहे तो तैयारियां हो सकती है। महाराज जी, आपसे पूछूंगा, क्या क्या तैयारियां अभी तक ऐसा लग रहा है जो नहीं हुई हैं और उसको अब तक हो जाना चाहिए था, जैसे जमीन अलॉटमेंट वगैरह? जो अभी तक कोई तैयारियां नहीं हुई, केवल खंबे गड़े बिजली के हैं, ना तार है, ना ट्रांसफार्मर है, और कच्चे रोड बने। अभी तक ये तैयारियां उनकी हैं। इस हिसाब से चला
तो कैसे आगे काम होगा। अच्छा, आप लोगों को भी तो अपने भक्तों के लिए अरेंजमेंट करने होते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को भी है क्या कि कितने बड़ा कुंभ होगा, किस तरीके का होगा और किस तरह की तैयारी आपको करनी है? अभी तक तो कोई तैयारी नहीं हुई इन लोगों की, और असमंजस में हम लोग हैं कि कैसे क्या आगे व्यवस्था होगी, आश्रम व्यवस्था होगी, वहाँ व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से इनका काम चल रहा है, और इस प्रकार से चला तो कैसे काम होगा। अब इनको तेजी लानी चाहिए, और 2 महीना बचे, 2 महीने में चाहे सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। महाराज जी, आपसे पूछूंगा, 2 महीने का समय है और आप लोग जिस तरीके से यहाँ हरिद्वार में उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद क्या लग रहा है पूरी हो पाएगी? क्योंकि सरकार दावे तो कर रही है कि कुंभ बहुत बड़े लेवल पे हो। जो सरकार कह रही है भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ करने की जो बात हो रही है, वर्तमान कोविड के कारण थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब सरकार को गाइडलाइन जारी करना चाहिए, और जैसे गाइडलाइन तो 27 फरवरी को जारी होगी। जैसे गाइडलाइन के आधार पर मुताबिक काम तो हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले से काम में तेजी आई है, जैसे अभी आप बैराई कैंप में भी दे सकते हैं, चंडीघाट में भी दे सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि कुछ समय लगेगा, क्योंकि काम करने के लिए समय तो लगता ही है। तो मुझे लगता है कि 2 महीने में जहाँ तक अगर सरकार चाहेगी तो इसको भव्य कुंभ दिव्य कुंभ के रूप दे सकती है, जैसे इलाहाबाद में योगीराज जी ने दिया है। तो देखिए, संतों में एक उम्मीद भी है कि अभी भी समय है, 2 महीने का समय बाकी है। सरकार अगर अपने मनोयोग से लग जाए तो 2 महीने का समय ऐसा है जिसमें ये पूरा काम हो सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को, खासतौर पे मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता के साथ लगना होगा। अधिकारियों को निर्देश जारी होंगे। तो फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम आएंगे और फिर चर्चा करेंगे संतों से कि किस तरह की तैयारी कुंभ के लिए होनी चाहिए। 11 मार्च से महाकुंभ का आयोजन होना है और तैयारियों से बेहद नाखुश दिखाई दे रहे हैं साधु संत। रणवीर का हम रुख कर लेते हैं। रणवीर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, भाई योगी ने जो अर्धकुंभ का जो आयोजन किया था उससे तो साधु संत बेहद खुश थे, वहां के इंतजाम से, उनकी सफाई से। लेकिन हरिद्वार कुंभ में जिस तरीके से तैयारियों का अधूरापन, हालांकि कोविड के चलते है ये अधूरापन, लेकिन साधु संत बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आगे क्या? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रणवीर, आपके साथ तमाम साधु संत मौजूद हैं और योगी के इंतजाम को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछिए कि उनका क्या आइडिया है अब, कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत से क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी, एक बार आपसे पूछूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप लोगों ने योगी जी का जो कुंभ था 2019 का वो भी देखा है, तो उस तरह का कुंभ आयोजित हो, इसके लिए मुख्यमंत्री को क्या संदेश दें? मैं हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से आग्रह करूंगा और उनसे कहना चाहूँगा कि जैसा यूपी में कुंभ हुआ था वैसा ही कुंभ यहाँ पे हो सकता है। हर चीज़ की व्यवस्था हो सकती है। अभी देखिए, यहाँ पे जो है सब रोडें सारी खुदी पड़ी हैं, कहीं लाइन पड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ये विभागों में ही आपस में तालमेल नहीं है। तो एक दिन जो है कोई रोड बना देता है, दूसरे दिन वो रोड को खोद देता है। कोई गैस के लिए खोद रहा है, कोई पानी के लिए। अरे भाई, पहले आप इन लाइनों को क्यों नहीं डाल देते हैं? लाइनों को डालिए, फिर आप रोडों को बनाइए। मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी है। महाराज जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी शिक्षा हमारे योगी जी से ले ले। जिस तरह से योगी जी ने भव्यता और दिव्यता के साथ अर्धकुंभ को महाकुंभ करके लगाया, और प्रयागराज मेला का आप जो चल रहा है, आप देख लीजिए, आपकी मतलब टीवी भी जाती है, दिखा रही है। आप प्रयागराज जो माघ मेला है, कितना भव्य और दिव्य चल रहा है, कितना अच्छे से लगा। तो कम से कम एक निराशा का जो वातावरण है, आप माहौल पड़ा रहा, पूरे देश से फोन आते हैं, महाराज जी कुंभ लगेगा कि नहीं लगेगा, महाराज जी कुंभ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक संदेश जाना चाहिए कि कुंभ दिव्य लगेगा, भव्य लगेगा, लेकिन ये उत्तराखंड की सरकार से मुख्यमंत्री खेक जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? जैसे महाराज जी ने कहा योगी जी से सीख लेनी चाहिए, क्या यूपी के अधिकारियों को भी यहाँ पे तैनात करना चाहिए जिन्होंने 2019 का कुंभ कराया था, ताकि जो है उनका एक्सपीरियंस काम आए? बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ के अधिकारी लोग उस हिसाब से नहीं कर पाते तो यूपी के अधिकारियों को बुलाना पड़ेगा, और बिना यूपी के अधिकारियों के और पुलिस के यहाँ की व्यवस्था बना ही नहीं सकते यहाँ के लोग। महाराज, आप बताइए, आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहेंगे कि कोरोना का हॉस्पिटल कहाँ बनाया है इन्होंने, जो दवाई आई है वो कहाँ लगाई जाएगी और कैसे लगाई जाएगी, इसके बारे में मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर संतों में ये कहना है कि कोरोना का अस्पताल कहाँ बना है, क्या तैयारी है योगी से, वो जो है सीख लें और योगी ने जिस तरीके का कुंभ किया था उस तरह का कुंभ कराने के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल रणबीर, हमने सुना साधु संतों को और सीधा सीधा मुकाबला वो योगी आदित्यनाथ से त्रिवेंद्र सिंह रावत का कर रहे हैं कि क्या बढ़िया महाकुंभ जिसे कहा जाए अर्ध कुंभ जो है वो प्रयागराज में हुआ था और यहाँ हरिद्वार में कुछ भी इंतजाम नहीं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर में बगावत की आहट सुनाई देने लगी है। ममता बनर्जी के सगे भाई कार्तिक बनर्जी ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बंगाल में बाहरी का कोई मुद्दा है ही नहीं। मतलब ये कि संकेत मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कार्तिक ने बिना नाम लिए परिवारवाद पर भी हमला बोला है। अभी तक तो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग ही बीजेपी में शामिल हो रहे थे, अब अगर उनके परिवार के लोग ही शामिल होने लगेंगे तो एक बड़ी मुसीबत बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई है कार्तिक बनर्जी। कार्तिक दा, ये खबर सामने आ रही है कि आपने परिवार तंत्र के खिलाफ आपने कहा है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप, क्या कहा है, अगर थोड़ा बहुत बताएं। एक्चुअली हम बंगाल के लिए नहीं बोला है, ऑल इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड हम चाहते हैं जो लोग एक्चुअल जो जिसका ज़रूरत है, जिसको क्वालिटी है, वही पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और हम जानते हैं, हम लॉन्ग टाइम से हम लोग स्वामी विवेकानंद बर्थडे और उसको प्रोग्राम में उसका आधार में ही हम लोग चलते हैं। कोई देखते हैं वो जो ही होता है उसको परिवार को बोलते हैं, देश को और दस को, देश का पब्लिक को हम करेंगे, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वो परिवार को ही देखते हैं। इसलिए मैं ये कोई पार्टी का नहीं, हम 20 साल पहले से ही ये बात करते हैं, ये जो क्वालिटी, मैं ममता बनर्जी का ब्रदर है, लेकिन ये कोई बात नहीं है जब मैं हमको ही देना पड़ेगा। जो जिस पार्ट में, जिस जगह में जो एक्चुअली जिसको ये है को योग्यता है उसको ही देना पड़ेगा, और वही अच्छा है। और ये नहीं है जो मैं है, हम नहीं हुए तो उस मेरा वाइफ होगा, वाइफ नहीं है तो उसका लड़का होगा, नहीं तो उसको लड़की को होगा। अभी इंडिया में पॉलिटिक्स में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये एक रोग हो गया, हम इसको खिलाफ में हट नहीं है। जो क्यों परिवार, क्यों अदर्स कोई मानुष कोई काम नहीं करेगा, हम ही लेंगे और हमारा परिवार ही लेंगे, ये कोई अच्छा गवर्नमेंट नहीं है और अच्छा लीडर भी नहीं हो सकता है। ये अटकलें भी तेज है कि क्या आप बीजेपी में तो शामिल नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? चर्चा थोड़ा बहुत तो है। देखिए, गवर्नमेंट आएगा जाएगा, बीजेपी आएगा कुछ आएगा, लेकिन जो हम लोग का मुनि ऋषि लोग जो बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर और अदर जो मुनि ऋषि लोग है, उसको पद में स्मरण करने हम लोग को जाना पड़ेगा। तो कुंतल के साथ आपने कार्तिक बनर्जी की बातचीत सुनी, भाई है ममता बनर्जी के। कुंतल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुंतल, मैं समझना चाहूंगी कि ममता बनर्जी के बाद अगर किसी का कद बढ़ रहा है टीएमसी में तो वो है अभिषेक बनर्जी। क्या कार्तिक बनर्जी इसी बात से नाराज है कि उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो भतीजे को मिल रही है? देखिए, आप तृणमूल के अंदरूनी जो सूत्र है वो तो यही कह रहे हैं कि कार्तिक दा जो है, कार्तिक बनर्जी वो खुश नहीं है अभिषेक बनर्जी से। बात तो सही है, और उन्होंने सामने भी रखा ये बात। उन्होंने कहा कि परिवारवाद जो है वो राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में कहा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इस तरह की चीज है, लेकिन इसके अगर आप वो देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसमें छुपा तो यही है, वो बंगाल के बारे में ही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने ये भी कहा है कि बाहरी बनाम बंगाली का जो मुद्दा है ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बहुत ही छोटी सोच है। उन्होंने कोट अनकोट यही बोला है, एबीपी न्यूज को यही कहा है। और तीसरी बात, जब उनको मैंने पूछा था कि क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई भी पार्टी में मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं मनीषियों के दिखाए हुए जो रास्ता है, जो दिशा है, उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मतलब साफ है कि वो कोई भी पार्टी में शामिल होने के लिए फिलहाल तैयार है, और अगर बीजेपी की टिकट उनके सामने उनको रखा जाता है, उनको मौका दिया जाता है, तो वहां भी वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कहा कि मनीषियों के दिखाए हुए पथ में वो जाना चाहता है, दिशा में जाना चाहता है, रास्ते में जाना चाहते हैं। तो एकदम सामने है कि बगावत के रास्ते में उतर के आए हैं यहाँ। कुंतल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कार्तिक बनर्जी क्या जनाधार है इनका? अगर ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए इनका
साथ छोड़ना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, आप उसके हिसाब से तो बहुत बड़े नेता ऐसा नहीं है कार्तिक बनर्जी, लेकिन बहुत सारे सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटी में पूरे साल भर वो रहते हैं और उनका मतलब दक्षिण कोलकाता में पकड़ अच्छी है, मतलब खराब है ऐसा नहीं है, उनका पकड़ काफी अच्छी है और उनको एक सोशल वर्कर के हिसाब से लोग जानते हैं और इसीलिए अगर वो शामिल हो जाता है बीजेपी में तो बड़ी बूस्ट बीजेपी के लिए होगा और इतना कुछ सामने आकर वो कह दिया है, मतलब ये तो बात तो साफ है कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। कुंतल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब कार्तिक बैनर्जी जब खुलकर मीडिया के सामने आए हैं और इतना कुछ बोल रहे हैं परिवारवाद पर, क्या अभिषेक बैनर्जी से इक्वेशन ठीक नहीं है, नहीं बनती है इनकी? देखिए, इतने दिन तो एबीपी न्यूज से ये इंटरव्यू से पहले तो मतलब कभी ये मामला सामने नहीं आया था कि मतलब वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यही है, वो जो भी सोच रहे हैं वो सामने कहा है और कैमरा के सामने सब कुछ है। जो बंगाली बनम बहारी का मुद्दा ही तो मतलब मुद्दा है पिछले कुछ महीनों से बंगाल की पॉलिटिक्स में, अगर उसमें वो ये कहते हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है तो आपके सामने है कि वो क्या क्या सोच रहे हैं और क्या वो कह रहे हैं। तो अगर वो कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल हो गए, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कार्तिक बैनर्जी कुछ खफा से नजर आ रहे हैं ममता बैनर्जी से और उनकी पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन करने की बात भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।